हेलो ट्वेल्थीज। इस वाले ट्यूटोरियल में ना कुछ डाउट्स डिस्कस करूँगा। मेरे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे तो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर कर लूँ कि हो सकता है ये आपके भी डाउट्स हों। ये इस बार जो सितंबर में जेई मेन का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। हमें इस सीरीज़ का सम निकालना था, बट ना उससे पहले हमें ना एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको एक्स एन माइनस ए एन का फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, एक्स एन माइनस वाई एन का फॉर्मूला या एक्स एन माइनस ए एन का फॉर्मूला, कभी आपने इसको ऑब्जर्व किया कैसा पैटर्न आता है ये? इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स की पावर एन, देन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई, और फिर एक्स की पावर रिड्यूस होती रहती है और टिल वाई की पावर एन नहीं आ जाती। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। और इसको ऑब्जर्व भी करते हो आप, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वाई स्क्वायर का एक्स माइनस वाई आता है और फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई हो जाता है ना, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो उसी तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स, यहाँ पे मैं एन प्लस वन की बात कर रहा हूँ तो सेम अपने आप हो रहा है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आता है एक्स वाई और फिर आता है वाई स्क्वायर। ये पढ़े होंगे फॉर्मूले। तो उसी लॉजिक पे अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है अगर मैं इसको एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें भी और इसमें भी। तो हमने क्या किया, इस सीरीज़ को सम निकालने के लिए हमने, मान लेते हैं सीरीज़ एस है, तो मैंने एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड तो बाहर कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और उसके बाद अगला वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स फोर माइनस वाई फोर, और ये सीरीज़ चलती रहेगी अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें से हमने क्या किया, एक सीरीज़ बना ली हमने एक्स की, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और एक बन गई वाई की सीरीज़, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको इनफाइनाइट सीरीज़ का फॉर्मूला, तो ये जीपी सीरीज़ बन रही है, दोनों की दोनों इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ बन रही है। तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ में जो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट टर्म यानी ए अपॉन वन माइनस आर। तो हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, कॉमन रेशियो आर आ रहा है, इसका बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई। वैसे तो मेरे पास ये आंसर है, बट हमें इसको मैच करवाना है कि कौन सी फॉर्म है, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब एक चीज़ और भी है क्वेश्चन में, अब आपको देख के ही पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर ये जो ऑप्शन 2 है और 3 तो वैसे ही गलत है, क्योंकि नीचे वन माइनस एक्स आएगा और वन माइनस वाई आएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वाई वन माइनस एक्स और वन माइनस वाई। अब ऊपर के फैक्टर बना देते हैं जरा, ठीक है ना, ऊपर के फैक्टर बना लेते हैं एक बार। तो जो सम आ रहा है उसमें वो मैंने अरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अलग ले लिया, ले सकता ना, इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अलग ले लिया, और यहाँ बच गया था एक्स स्क्वायर वाई। सेकेंड टर्म और फोर्थ में से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं हम, तो ये जो सम आएगा ऊपर, इसमें एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई करेंगे और एक्स माइनस वाई पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ये होगा वन माइनस एक्स और ये होगा वन माइनस वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला आ गया, सम का मतलब इसे रिजल्ट आ गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स वन माइनस वाई। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगी। फोर्थ में यहाँ पे प्लस एक्स वाई है, बाकी सब कुछ सेम है, बट हमारा माइनस एक्स वाई आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गई।
यानी यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट जीपी का कंसेप्ट लग रहा था, ठीक है ना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पे था। तो बाइनोमियल के लिए ना पहले आपको एनथम निकालनी आनी चाहिए। एनथम क्या होती है? टी आर प्लस वन एन सी आर यानी 10 CR, और उसके बाद फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर n-r, और सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर r। अब हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से वो टर्म अलग कर लेता हूँ जिसमें x आ रहा है। अल्फ़ा की पावर 10-r, x की पावर 10-r/9, और यहाँ आ जाएगा बीटा की पावर r और x की पावर -r/6। तो फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी ऐसी टर्म जिसमें x आए ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, उसमें ये जो x की टर्म है ये नहीं आएगी। कि कब नहीं आएगी? जब इनकी पावर का जो टोटल सम है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसका मतलब 10-r/9 -r/6 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं r/6 को उधर ले जाता हूँ, तो 10-r/9 शुड बी इक्वल टू r/6। इसको कट कर देते हैं 3 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 - 2r शुड बी इक्वल टू 3r। तो यहाँ से आ गया 5r इक्वल टू 20, तो r आ गया आपके पास 5r इक्वल टू 20 आ गया यहाँ पे, तो r आपके पास आ गया 4, यानी 4 जब पुट करेंगे r को तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो एक बार r को 4 पुट कर देते हैं, इसमें क्या आएगा, r को 4 पुट करेंगे तो मेरे पास जो फिफ्थ टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखें यहाँ पुट करेंगे 10CR, तो 10C4 हो जाएगा ये, और फिर कह रहे हैं अल्फ़ा की पावर 10 - r यानी अल्फ़ा की पावर 6 हो जाएगी, और फिर बीटा की पावर 4 हो जाएगी, और बाकी टर्म तो ज़ीरो ही हो जाएगी पावर में, इसलिए हमने लिखा नहीं। अब हमें क्या बोला, ये जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, यानी हमें इस वाले पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी कितनी होगी। 10C4 को भी सॉल्व कर देते हैं। 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अल्फ़ा 6 बीटा 4, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, मैक्सिमम। तो एक बार देखते कितना आएगा ये, 10 × 9 × 8 × 7, 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, 4 3 2 1 अल्फ़ा 6 बीटा 4, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। 4 to the 8 कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया 3 पे, यानी हमें 210 अल्फ़ा 6 और बीटा 4 की वैल्यू निकालनी है बेटा, है ना। तो अब कैसे निकालें इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसका यूज़ करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, तो देखिएगा क्या कंसेप्ट लगेगा। AMGM का कंसेप्ट लगाएंगे हम। हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स इज मोर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी आपको DOE की ऑनलाइन क्लास में भी करवाया था, जो मैक्स में करवाया था। तो ध्यान से देखना है ट्रिक क्या लगाएंगे हम इसमें। तो मैं लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा क्यूब बाई 2 प्लस अल्फ़ा क्यूब बाई 2, मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको ना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि GM में आएगा प्रोडक्ट, और GM में जब प्रोडक्ट आएगा तो क्यूब और क्यूब का प्रोडक्ट हो जाएगा 6, तो यहाँ पे मुझे 6 पावर मिल जाएगी, इसलिए ऐसा किया है। यहाँ मिल जाएगा मेरे को बीटा स्क्वायर, है ना, और मुझे पावर वही चाहिए ना, सेम 2/2, और बीटा स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई कितनी टर्म्स हो गई, 4, और ये प्रोडक्ट इन सब के प्रोडक्ट से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका मतलब हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा की पावर 6 बीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 2 2 2 4 8 16, और 16 की पावर हो जाएगा 1/4। अर्थमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब जब लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज मोर देन इक्वल टू अल्फ़ा 6 बीटा 4 की पावर 1/4 और 16 में बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ये पार्ट तो 1 हो जाएगा, है ना। 4 से 4 कट गया यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ये 2 आ गया। अल्फ़ा बीटा 4 1/4। अब मैं क्या करता हूँ, पावर 4 दोनों साइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 16 इज़ मोर देन अल्फ़ा 6 बीटा 4। और मुझे चाहिए यहाँ पे 210, तो हम इसको दोनों 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं ऑप्शंस क्या आती है। ठीक है ना, आपसे यही तो पूछा गया था कि ऑप्शंस बताइए क्या क्या आएंगी। अच्छा, और एक और चीज़ रखी थी कि ये जो टर्म है ये 10k है, हमें k की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैक्सी वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार जरा। पहले मैक्सी वैल्यू क्या आएगी, अब हम कहेंगे कि अल्फ़ा 6 बीटा जो 4 है वो लेस देन इक्वल टू 16 है, तो 210 अल्फ़ा 6 बीटा 4 जो होगा वो 16 इंटू 210 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि T5 की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू वो 16 इंटू 210 होगी। बट ये हमें दे रखा है 10k के इक्वल, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो k आ जाएगा आपके पास 21 इंटू 16। इसको सॉल्व कर देते हैं, 16 1 16 1 कैरी, 32 एंड 1 33, तो k की वैल्यू होगी 336। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गई हमारे पास। तो ये हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 2 इज़ दी करेक्ट आंसर, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है f'0 प्लस f'2 इक्वल टू ई। अगर इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशियल भी है, तभी तो हम ये निकाल पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं f'0 पे। तो 0, क्योंकि 0 चाहिए ना हमें, तो f'0 की लेफ्ट एलिमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से निकालेंगे जब हम तो ये बन जाएगा a इंटू ई की पावर 0 माइनस h। ठीक बात है। और प्लस बी, लेफ्ट एलिमेंट का कंसेप्ट पता है ना वो क्या होता है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, लगाते हैं एक बार ज़रा, देखिए क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एट x इक्वल टू 0 पे, और बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू पे भी चेक कर लेते हैं। 0 की जगह हम कॉमन वैल्यू देखते हैं, तो कॉमन वैल्यू 1 पे देख लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। मैं 0 नहीं निकालता, वो डायरेक्टली मैं निकालना बता दूंगा। ठीक है ना, तो 1 पे देख लेते हैं। 1 पे क्या होगा, 1 पे लेफ्ट लिमिट हो जाएगी a इंटू ई की पावर 1 माइनस एच, और क्योंकि ये नॉट डिफाइंड नहीं है इसलिए मैं लिख दूंगा ई की पावर 1 और बी ई की पावर -1। ये हो गया लेफ्ट एलिमेंट, और ये राइट एलिमेंट के भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो यहाँ आ जाएगा सी इंटू 1 माइनस एच का स्क्वायर, और फिर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो सिर्फ सी आ जाएगा। तो मेरे पास एक रिलेशन ये आ गया, इसको हम यहाँ रोक देते हैं। अब हम निकालते हैं 3 पे, कॉमन वैल्यू पे देखते हैं क्वांटिटी क्या होगी। तो कॉन्टीन्यूस तो दिया हुआ है ये, तो फिर से 3 पे लिमिट क्या हो जाएगी, c इंटू 3 माइनस एच का स्क्वायर, फिर h अप्रोचेस टू 0, तो हम लिख देंगे इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। और यहाँ करते हैं राइट एलिमेंट, तो राइट एलिमेंट में करेंगे तो a इंटू 3 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2c इंटू 3 प्लस एच, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 प्लस एच का स्क्वायर यानी बन जाएगा सॉल्व करके 9, और यहाँ बन जाएगा 2c इंटू 3 प्लस एच यानी बन जाएगा 6c। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास 9c और ये 6c है, सॉल्व कर देते हैं। तो 3c इक्वल टू 9a आ गया, तो c मेरे पास 3a आ गया। अभी c की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से a e की पावर 1 प्लस b e की पावर -1 इक्वल टू 3a। ठीक, ये आ जाएगा रिजल्ट। ओके, अब हम इसको यहीं रोक देते हैं, फिर इसको यूज़ करेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगाते हैं, f'0 निकालना है हमने, तो 0 के लिए फंक्शन तो यही वाला रहेगा क्योंकि 0 इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे f'0 क्या हो जाएगा मेरे पास, a e की पावर x, ई एक्स का रेटिव एक्स रहता है, ये बन जाएगा माइनस बी ई की पावर -x। अब इसमें हमें x को 0 पुट करना है क्योंकि ये f'0 हो गया है ना।
फिर हमें निकालना है f'2, तो 2 इस वाले फंक्शन में आएगा, तो ये बन जाएगा 2cx, और जब हम x को 2 पुट करेंगे, सॉरी 2 पुट करेंगे, और ये रिजल्ट e है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं बेटा। जैसे हम एक x को 0 पुट करेंगे, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी प्लस 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4c इक्वल टू जी ई, और 4c हमारा क्या है, 4c हमारा 3 है, यहाँ पुट कर देते 3a, तो 3a हो जाएगा, 4 3 था 12 है, और एक a 13 है, माइनस ई इक्वल टू बी। तो हमने क्या किया, सब निकाल लिया a और e की टर्म्स में। अब पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए इसलिए, तो हम पुट करते जरा, देखते क्या क्या आता है। एक तो मेरे पास आया है फर्स्ट रिलेशन, ये वाला जो था जिसको मैंने 1 माना था, एक तो ये रिलेशन आया है ए ई प्लस बी ई की पावर -1 इक्वल टू 3 है, और फिर b की वैल्यू भी निकाली एक ही तो उसमें, b की वैल्यू क्या आई है 13a माइनस ई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ए ई प्लस बी इंटू 13, बी की वैल्यू हो जाएगी 13a माइनस ई इंटू ई की पावर -1 इक्वल टू 3a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ आ जाएगा ए ई प्लस 13 ए बाई ई, ठीक है ना, 13a बाई ई, और हमें निकालना तो a है यहाँ पे ना, a निकालना, ओके। ये -1 इक्वल टू 3a, तो a कॉमन आ रहा है इधर से, e प्लस 13 बाई ई माइनस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ई ए क्या आ जाएगा, ई अपॉन, मतलब ई ऊपर चलेगा एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13। तो कौन सी ऑप्शन हमारी सही होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सी सही है, ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3 है भाई, तो फोर्थ ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ये आपका स्टैट्स पे बेस्ड था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था स्टैट्स पे बेस्ड। यहाँ पे हमें दे रखा है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई जो 17 है, यानी वाई का जो मीन है, वाई का मीन वो 17 है, और वाई का जो वेरिएंस है, वेरिएंस है वाई का, वो हमारा 216 है, ठीक है ना। तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते थे, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरह से 16 हो गई ना, 16 तो नहीं हुई, चलिए इसको छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। अब एक लॉजिक हमें पता है कि क्या होता है यहाँ पे, कि ना अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा हो, तो इन सब का जो मीन होता है वो हमारा होता है ए एज इट इज एक्स बार प्लस बी। यानी अगर हम किसी भी नंबर, मतलब जैसे कोई एक आपके पास ऑब्जर्वेशन है हमारे पास x1 x2 x3 अप टू xn, और हम सबको a से मल्टीप्लाई कर दें, तो फाइनल मीन भी उन सबका a टाइम्स आ जाएगा। अगर हम कोई टर्म ऐड कर दें उन सब में, तो वो मीन में भी वो टर्म ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए एक्स बार प्लस बी जो है, क्योंकि वाई का जो मीन है वो दे रखा है 17। तो यहाँ से ना हम एक रिलेशन बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। और x क्या है, x है हमारे पास 1 2 3 अप टू 17। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो मीन होता है, जैसे सम ऑफ n टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और मीन निकालने के लिए n से डिवाइड करते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन होता है n प्लस 1/2, और n क्योंकि 17 है, तो 17 प्लस 1 18/2 9, तो 9a प्लस b इक्वल टू 17। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है ना, एक इक्वेशन ये आ गई। अब आपको पता है कि क्या सम ऑफ n नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या होता है, 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, n² माइनस 1/12। तो उसी लॉजिक से हम x का वेरिएंस निकाल लेते हैं। x का वेरिएंस कितना आएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 1/12, तो ये आ गया वेरिएंस ऑफ x। तो ये आ गया 288/12। स्टैट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये 12 से कट कर देते हैं, ठीक है। ये जाएगा आपका 12, 2 पे 24, 4 कैरी 48,
तो x का जो वेरिएंस आ गया वो ये आ गया। अब y का वेरिएंस निकालते हैं उस रिलेशन से। y हमारा क्या है, y है हमारे पास a इंटू एक्स प्लस बी। अब आपको वेरिएंस की प्रॉपर्टी पता है कि अगर वेरिएंस जो होता है, अगर किसी ऑब्जर्वेशंस में हम कोई नंबर्स ऐड कर दें तो वेरिएंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बी का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y का जो वेरिएंस हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये दे रखा है आपको 216। एक्स का वेरिएंस हमने निकाल लिया 24 है ना, 24 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 9, डिवाइड करेंगे जब, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक कंडीशन पे, तो ए आ गया हमारे पास ±3, बट यहाँ बोला हुआ है कि ए ग्रेटर देन 0 है, तो ए सिर्फ हम 3 ले लेंगे। ए आ गया, अब हम इस रिलेशन में पुट कर देते हैं। तो 9a प्लस बी 17 है, यहाँ पे 3 पुट किया तो b की वैल्यू आ गई 17 माइनस 27 माइनस 10। a और b आ चुके हैं, हमसे निकालना क्या था एक बार देख लेते हैं। हमें निकालना था a प्लस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा हमारा 3 माइनस 10 यानी -7। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई -7 के लिए? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुई, यही दे रखी थी आंसर की में। ओके ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है एक ही नॉर्मल है कर्व, एक ही कर्व है y इक्वल टू एक्स प्लस 7x प्लस 2, और वो कह रहा है P इस पे कोई नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट है P h, y विद द पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू द लाइन। अब नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? नियरेस्ट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये इस लाइन के साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे y इक्वल टू 3x माइनस 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3x प्लस सम कांस्टेंट के, जो कि पैरेलल है। अब हम नॉर्मल निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ कर्व निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ कर्व आ जाएगा 2x प्लस 7, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पी क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं ये हो जाएगा 2h प्लस 7, और इस पे तो टेंजेंट का स्लोप सेम होगा, और इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 3, y इक्वल एम एक्स प्लस सी से किया तो इसका मतलब ये 3 आ रहा है ना, क्योंकि ये हमें दे रखे हैं वैल्यूज़। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2h आ जाएगा हमारे पास -4, h आ गया -2। अब ये -2 इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से k निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 14 -8। इसका मतलब मेरे पास पॉइंट आ गया -2 -8। अब हमसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछिए, तो इस पर हम नॉर्मल निकाल सकते हैं, बट एक और तरीका भी हो सकता है, पुट करके भी देख लो जो जो आंसर इक्वेशन दी उसमें कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, बट उससे बेटर है डायरेक्टली निकालते हैं। अब इक्वेशन नॉर्मल निकालने के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 3 आ रहा था, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/3। तो इक्वेशन निकाल लेते हैं, y माइनस y1 -1/3 x माइनस x1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा -x माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 24, सबको एक साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 26 इक्वल टू 0। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, 4th ऑप्शन करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर था, ठीक है। ओके अगला देखते हैं, ये भी अर्थमेटिक मीन और उसमें ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन था। यहाँ कह रहा है कि ना 3 टर्म्स जीपी की है, उनका जो सम है एस है और प्रोडक्ट 27 है। तो जब हमें प्रोडक्ट दिया होता है ना, तो हम मान लेते हैं इसकी टर्म्स हो जाएंगी a/r, a और ar, ताकि जो इसका प्रोडक्ट है उसमें एक वेरिएबल हट जाए। तो a/r a और ar, अब r सर कट गया, ये 27 है, तो a³ हमारा 27 हो गया, तो a हमारे पास 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो हो गई 3/r 3 और 3r, और हमें क्या करना है, s बताना है, s मतलब इसका सम बताना है, ये कहाँ लाई करेगा, 3/r प्लस 3 प्लस 3r कहाँ लाई करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब हम r के बारे में तो पता नहीं है, r पॉजिटिव भी हो सकता है और r
नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखना हम क्या करेंगे, अगर r पॉजिटिव है, ठीक है, अगर r पॉजिटिव है तो हमें पता है अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव टर्म के लिए लगता है। तो 3/r प्लस 3r/2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 3/r इंटू 3r हो जाएगा। तो r से r कट गया, तो 3/r प्लस ये कब कर रहा हूँ मैं, जब r को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 3/r, 3r इज मोर देन इक्वल टू, यहाँ से 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा 6। अब मुझे ना 3 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, ताकि लेफ्ट साइड पे s बन जाए, यानी s जो होगा वो 9 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। s जो होगा वो 9 से ग्रेटर होगा। अब अगर r जो है लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, -3/r जो होगा वो मोर देन हो जाएगा। मैंने ना इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव टर्म ले ली, तो ये भी -3/r इंटू -3r, यानी फिर से 9 के रूट से बड़ा होगा, -3/r ये हो जाएगा फिर से 6। तो 3/r प्लस 3r जो होगा वो लेस देन हो जाएगा -6, है ना, ठीक बात है। अब 3 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा s, तो s हमारा -3 से छोटा है। अब -3 से छोटा है, 9 से बड़ा है, -3 से छोटा है और 9 से बड़ा है, तो 9 से बड़ा ये और -3 से छोटा है ये, तो इसका मतलब s लाई करेगा हमारा -∞ से -3 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी एक बार देखें, -∞ से -3 और 9 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको डी मोवर सिर्फ लगानी पड़ेगी इसमें। तो हम क्या करते हैं, मैं पहले ना आपको बताया था बेटा 2π/9 को ना मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो मुझे 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा को सॉल्व करना है और उसके बाद उसका क्यूब करना है, ठीक है ना। और नीचे है 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, इसको ना साइन को कन्वर्ट कर दूंगा कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे ही कॉस को कन्वर्ट कर दूंगा साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि मेरे पास इसके फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है और साइन का भी होता है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा, ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 और साइन का होता है 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। साथ में आयोटा सेम जो यहाँ टर्म होगी। अभी ना सिर्फ मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना अभी आप। तो अब देखोगे कॉमन टर्म कट जाएगी सेम एंगल, तो कॉस कॉमन लेके कट जाएगा 1 2 कॉमन लेके कट जाएगा 1 तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें बचेगा कॉस π/4 माइनस थीटा/2 प्लस आयोटा साइन π/4 थीटा/2 और नीचे क्या होगा, कॉस π/4 थीटा/2 माइनस दिस, तो मैं उसको लिख दूंगा कॉस माइनस, कॉस में तो फ़र्क नहीं पड़ता और साइन में मैं अंदर ले गया, ठीक है ना, ताकि ये भी पॉजिटिव आ जाए बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पोलर फॉर्म होती है उसमें बीच में प्लस होना चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अगर आपको डी मोयर्स थ्योरम याद हो तो ये क्या बन रहा है, ऊपर वाली टर्म बन रही है ई की पावर आयोटा π/4 माइनस थीटा/2, वो नीचे बन रही है ई की पावर माइनस, क्योंकि ना एंगल ही लिखते हैं, तो आयोटा π/4 माइनस थीटा/2। अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से ऊपर जाके ऐड होगा तो 2 बार हो जाएगा, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस थीटा।
अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना था। अगर मैं इस रिज़ल्ट को मान लेता हूँ ये m था, तो मुझे ना यहाँ पे m क्यूब निकालना है। देखो यहाँ पे m क्यूब निकालना है। तो अब m क्यूब क्या हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, और मैं थीटा की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ पहले। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर दो पहले। थीटा मैंने क्या माना था, 2π/9, देख सकते हैं थीटा को माना था 2π/9। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 9π - 4π/18, यानी आ गया e⁻i 5π/18। अब इसे क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻i 5π/6, क्योंकि क्यूब से 3 कट गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम क्यूब को वापस डी बावर्सरम से इसको लिख सकते हैं हम cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। और इसको तो सॉल्व करना आता ही है आपको। इसको लिख देंगे cos π - π/6, यानी माइनस cos π/6 माइनस √3/2। और इसको लिख देंगे साइन π - π/6, यानी 1/2। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी एक बार देखें। हाँ, हमारे पास आ रहा है -½ प्लस √3/2, है ना। तो और आयोटा भी था यहाँ पे, तो √3/2। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रही है। एक बार देखिए, 2 मैच तो नहीं कर रही। देखिए कौन सी ऑप्शन सही आ रही है हमारी, -√। अच्छा, मैंने इसको पहले कॉमन ही ले लेता ना, 1/2 बदल जाएगा, -√3 प्लस आयोटा। तो आई थिंक 2 ऑप्शन ही मैच कर रही है, -√3 प्लस आयोटा, है ना। तो देख लेते हैं, माइनस कॉमन रखा है बस, इसलिए कन्फ्यूजन हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस आयोटा। तो यही हमारी ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये डाउट्स है बेटा आपके आमिर के, तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आप बच्चे, बाकी बच्चे भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके भी डाउट्स हो, ठीक है। थैंक यू।